स्वागत है आपका आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जेब से सीधा जुड़ा है। 2026 आ चुका है और हम देख रहे हैं कि भारतीय रुपए की कीमत लगातार गिर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या रुपए का यूं लगातार गिरना किसी बड़े आर्थिक खतरे की घंटी है, या फिर ये बस दुनिया भर में चल रहे एक बड़े ग्लोबल गेम का छोटा सा हिस्सा है। चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे रुपए की गिरती ताकत से, फिर समझेंगे इसके पीछे के असली कारण, इसके बाद देखेंगे कि आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ता है। इस पूरी सिचुएशन में फायदा किसे हो रहा है, रिजर्व बैंक इसे कैसे हैंडल कर रहा है, और अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत वास्तव में किसी संकट में है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रुपए की गिरती ताकत के बारे में और इसका थोड़ा ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, साल 1999 में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 43 रुपीस हुआ करती थी, राइट? लेकिन आज 2026 की जो रियलिटी है वो बिल्कुल अलग है। वही एक डॉलर अब 96 रुपीस के रिकॉर्ड लेवल को टच कर रहा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसा जबरदस्त बदलाव है जो पूरी इकोनॉमी का डायरेक्शन बदल कर रख देता है। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब एक डॉलर महज 3.5 रुपए के आसपास था। 2000 तक आते आते ये 45 हुआ और 2010 तक 40 रुपए के आसपास टिका रहा। मतलब गिरावट काफी धीमी थी। लेकिन फिर देखिए, 2020 में सीधा 75 रुपए और 2026 तक आते आते 96 रुपए। पिछले कुछ सालों में जो ये ड्रॉप आया है ना, वो सच में बहुत स्टीप और अचानक है। अब जब हम कहते हैं कि रुपया कमजोर हो रहा है या इसका डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो इसका एक्चुअल मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल मैथ्स है। मान लीजिए पहले आपको एक डॉलर खरीदने के लिए अपनी जेब से 80 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब उसी एक डॉलर के लिए आपको 96 रुपए देने पड़ रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारी करेंसी की जो परचेजिंग पावर है, यानी खरीदने की जो ताकत है, वो कम हो गई है। बस इसे ही करेंसी का कमजोर होना कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। आइए रुपए के गिरने के इन बड़े कारणों को अनपैक करते हैं। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर छुपा है। हमारे इकोनॉमी का सबसे बड़ा दर्द है कच्चा तेल, यानी क्रूड ऑयल। भारत अपनी जरूरत का 85% से भी ज्यादा क्रूड ऑयल विदेशों से इंपोर्ट करता है और सिर्फ 15% ही देश के अंदर बनता है। अब क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तेल का सारा लेन देन सिर्फ डॉलर्स में होता है, हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया भर में होने वाले ऑयल शॉक्स को लेकर बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है। और यही वल्नरेबिलिटी तब एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है जब दुनिया के किसी हिस्से में, जैसे पश्चिम एशिया या ईरान में, कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन शुरू हो जाती है। इन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से 2026 में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के भी पार चली गईं। अब आप खुद सोचिए इसका रिजल्ट क्या होगा। हमारा इंपोर्ट बिल, यानी तेल खरीदने का जो खर्च है, वो रातों रात बहुत तेजी से बढ़ गया और हमारे बेशकीमती डॉलर्स पानी की तरह देश से बाहर जाने लगे। लेकिन बात सिर्फ तेल तक लिमिटेड नहीं है। कई सारे ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। जैसे अमेरिका में ब्याज दरें, यानी इंटरेस्ट रेट्स, काफी हाई हो गई हैं। इस वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जिन्हें हम FII कहते हैं, वो भारतीय शेयर बाजार से अपना पैसा निकालकर वापस अमेरिका ले जा रहे हैं। ऊपर से दुनिया भर में युद्ध और शिपिंग रूट्स पर जो खतरे मंडरा रहे हैं, उसने मार्केट्स में एक डर का माहौल बना दिया है। और जब भी डर बढ़ता है ना, तो इन्वेस्टर्स दुनिया की सबसे सेफ मानी जाने वाली करेंसी की तरफ भागते हैं, और वो है डॉलर। लोग जमकर डॉलर खरीद रहे हैं, जिससे डॉलर और मजबूत हो रहा है और हमारे रुपए पर जबरदस्त प्रेशर पड़ रहा है। तो अगर हम इस पूरी सिचुएशन की समरी निकालें तो क्रूशियल पॉइंट यह है कि भारत में हैवी अमाउंट में इंपोर्ट होता है, चाहे वो तेल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सोना हो या फिर बड़ी बड़ी मशीनें। लेकिन इसके कंपैरिजन में हमारा एक्सपोर्ट, यानी जो सामान हम बाहर बेचते हैं, उसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो है। इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में ट्रेड डेफिसिट या व्यापार घाटा कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो देश के अंदर डॉलर्स आ कम रहे हैं और बाहर ज़्यादा जा रहे हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इस पूरे ग्लोबल ड्रामे का आम जनता की जेब पर क्या असर पड़ता है। इसका सबसे पहला और सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है पेट्रोल पंप्स पर। क्योंकि हम इंटरनेशनल मार्केट से तेल महंगे डॉलर देके खरीद रहे हैं, तो उस महंगे इंपोर्ट का पूरा बोझ सीधे तौर पर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के रूप में सामने आता है। इसके अलावा जरा गैजेट्स के बारे में सोचिए। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, ये सब भारी मात्रा में इंपोर्ट पर डिपेंड करते हैं। रुपया कमजोर होने का मतलब है कि बाहर से आने वाला ये सारा सामान सडनली बहुत महंगा हो गया है।
तो अगर कोई नया फ़ोन या लैपटॉप अपग्रेड करने का प्लान कर रहा है तो अब उसके लिए पहले से कहीं ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और सिर्फ गैजेट्स ही नहीं, एजुकेशन और ट्रैवल पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। जो स्टूडेंट्स विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये एक बड़ा झटका है। कन्वर्जन रेट की वजह से ट्यूशन फीस और वहाँ रहने का खर्च दोनों ही अचानक से आसमान छूने लगते हैं। बिल्कुल इसी तरह कोई भी फॉरेन ट्रिप अब बजट को पूरी तरह से हिला सकती है। ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से एक कॉन्सेप्ट को समझाते हैं जिसे हम इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन यानी आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। होता यह है कि जब कमजोर करेंसी की वजह से बाहर से आने वाला सामान महंगा हो जाता है तो वो पूरे देश में एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करता है। ट्रांसपोर्टेशन से लेकर रोजमर्रा के खाने पीने तक की चीजें महंगी होने लगती हैं क्योंकि पूरी की पूरी सप्लाई चेन की कॉस्ट बढ़ चुकी होती है। अब ऐसा लग सकता है कि रुपया गिरना मतलब सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, राइट? लेकिन नहीं, यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट भी है। देखते हैं कि इस गिरावट से किसे फायदा होता है। ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां जैसे इन्फोसिस या टीसीएस और दवा, कपड़ा या सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के लिए ये कोई बुरी खबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंपनियां अपना बिजनेस विदेशों में करती हैं और इनकी कमाई डॉलर्स में होती है। तो जब रुपया कमजोर होता है तो उन्हें उसी $1 के बदले पहले से कहीं ज्यादा रुपए मिलते हैं। मतलब बिना कुछ एक्स्ट्रा किए ही उनका प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाता है। तो इस पूरी उथल-पुथल के बीच हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा पिलर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? चलिए उनके स्टेप्स समझते हैं। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। वो बहुत एक्टिवली मार्केट में इंटरवीन करता है। उनका पहला बड़ा कदम होता है अपने भारी भरकम फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर निकालकर मार्केट में बेचना। इससे मार्केट में डॉलर्स की सप्लाई बढ़ती है, रुपए को सपोर्ट मिलता है और पैनिक कम होता है। और दूसरा कदम, वो इन्फ्लेशन यानी महंगाई से लड़ने के लिए इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव करते हैं ताकि इकोनॉमी में एक बैलेंस बना रहे। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो शायद इस वक्त हर किसी के दिमाग में चल रहा होगा। क्या भारत की अर्थव्यवस्था किसी गहरे संकट में है? तो यहां हमें एक रियलिटी चेक की जरूरत है। देखिए, बेशक ग्लोबल टेंशन और तेल की कीमतें हमारे लिए रिस्क पैदा कर रही हैं, लेकिन अभी पैनिक करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अभी भी बहुत स्ट्रांग है। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े फॉरेक्स रिजर्व्स में से एक मौजूद है, तो किसी इमीडिएट कोलैप्स या पतन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, लंबे समय तक चलने वाले ग्लोबल वॉर्स और तेल के ऊंचे दाम आगे चलकर कुछ चुनौतियां जरूर खड़ी कर सकते हैं, लेकिन देश की आर्थिक नींव अभी भी बेहद सॉलिड है। तो इस पूरे एनालिसिस का कंक्लूजन क्या है? देखिए, रुपया सिर्फ एक करेंसी नहीं है। ये हमारी इकोनॉमिक रेजिलियंस का, हमारी आर्थिक सहनशक्ति का एक सिंबल है। आज बेशक हम पर भारी ग्लोबल प्रेशर है, लेकिन असली सोचने वाली बात ये नहीं है कि रुपया गिर रहा है, बल्कि सवाल ये है कि क्या हमारी ये मजबूत अर्थव्यवस्था भविष्य में इन लगातार बढ़ते ग्लोबल प्रेशर्स के हिसाब से खुद को अडैप्ट कर पाएगी? क्या हम इस बड़े चैलेंज को पार कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आगे भी सोचने पर मजबूर करेगा।